जी नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कोरोना संकट में अ, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं। और आपको याद दिला दें कि अ, शुरू में ही जब ऑक्सीजन की कमी हुई और कुछ अस्पतालों में लखनऊ के अंदर, जिसमें मेयो अस्पताल था और शायद कुछ और अस्पताल भी थे, जिन्होंने अस्पताल के बाहर एक सूचना लगाई कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मरीज कहीं और जाए किसी अन्य अस्पताल में। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी ऑक्सीजन की कमी की बात करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। यानी कि ऑक्सीजन की कमी है तो भी आप बोल नहीं सकते और आपको रोगियों को भ्रमित करना पड़ेगा कि नहीं ऑक्सीजन है। और योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब शायद वो उस 21% ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो हवा में है, तो वो तो कभी घटता बढ़ता है नहीं, वो तो अपनी जगह बना हुआ है। लेकिन स्थिति ये है कि हालत इतने खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पहली बार खुल के आना पड़ रहा है और अपनी सरकार की जो कार्यशैली है उस पे सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। लखनऊ के अंदर सबसे पहले विधि मंत्री ब्रिजेश पाठक ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आरटीपीसीआर की जांच की आख्या आने में 4-5 दिन लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी है और योगेश प्रवीण जी का उदाहरण दिया, जिनके यहाँ से फोन आया और एम्बुलेंस की मांग की जा रही थी, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ फोन करने पर भी ब्रिजेश पाठक का कहना है कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई। और योगेश प्रवीण जी की, जो लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं, लखनऊ की संस्कृति से बहुत अभिन्न तरीके से जुड़े रहे, लखनऊ के एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया थे। लखनऊ के बारे में कोई भी जानकारी किसी को चाहिए होती थी तो लोग उनके पास जाते थे। तो उनका निधन हो गया और एम्बुलेंस नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। ब्रिजेश पाठक ने ये सारे सवाल एक पत्र में, जो उन्होंने स्वास्थ्य अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव को लिखा, उसमें ये सवाल उठा। अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य को लिखा, अमित मोहन प्रसाद, उनको लिखा, ये सारे सवाल उस पत्र में उठाए। उसके बाद कौशल किशोर, जो मोहनलालगंज से सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया। उनके बड़े भाई का निधन हो गया, वो केजीएमयू में भर्ती थे। और कौशल किशोर ने तो यहां तक आरोप लगाया कि बलरामपुर अस्पताल में 27-28 वेंटिलेटर है और काम कर रहे हैं सिर्फ 4 या 7, क्योंकि वेंटिलेटर को इस्तेमाल करने वाले तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं अस्पताल में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर साहब हैं जो 1 साल से काम पे नहीं आए और वो मीडिया में बयान देते हैं। उस डॉक्टर का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो कौशल किशोर ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी बनी रहेगी तो मैं धरना दूंगा उसके खिलाफ, और सरकार उसकी व्यवस्था नहीं करा पा रही है। अब योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए कि भाई ये तो सब आपकी पार्टी के लोग, आप इनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा दर्ज कराते? ये तो आपकी सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है कि उनकी पार्टी के अपने नेता असंतुष्ट हैं, जनता का भारी दबाव है। और पहले तो ये बड़े नेताओं ने सवाल उठाए। ब्रिजेश पाठक वरिष्ठ मंत्री हैं इस सरकार के, कौशल किशोर दूसरी बार के सांसद हैं, पहले विधायक भी रह चुके हैं। और शायद ये नेता इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि ये
ये अन्य पार्टियों से आए हैं। ब्रजेश पाठक पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, कौशल किशोर की अपनी पार्टी थी, लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और पहले वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो ये संघर्ष करने वाले नेता हैं, उन पार्टियों से जुड़े रहे हैं जो संघर्ष करती थी, शायद इसलिए ये सवाल उठाए। अगर ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि वाले मंत्री होते या सांसद होते तो शायद सवाल नहीं उठाते। अब दूसरे विधायकों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। लखीमपुर खीरी के किसी विधायक ने ये सवाल उठाया है और अन्य लोगों ने भी सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी सवाल उठाए हैं कि अधिकारी जो है संवेदनहीन है, फोन नहीं उठाते हैं, फोन पे समस्या बताने पे उसका निराकरण नहीं करते हैं, तो संवेदनहीनता की हद हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहे हैं, वो लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि के नाते, और उनका जो असंतोष है वो उनके वक्तव्यों में, उनके पत्रों में झलक रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा शर्मसार करने वाली घटना हुई है वो बेंगलुरु में हुई है, जहां नौजवान सांसद भाजपा के तेजस्वी सूर्या ने वहां के जो बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका का जो कोविड नियंत्रण कक्ष है वहां पे जाके पहले तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि बेंगलुरु के अंदर अस्पतालों में जो शैया है, बेड है, वो घूस लेके दी जा रही, लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं अस्पताल में भर्ती होने के लिए। पहले उन्होंने ये आरोप लगाया, और दूसरे दिन कोविड नियंत्रण कक्ष में जाके एक 17 लोगों की सूची पढ़ी और कहा कि ये कर्मचारी हैं जो शैया के लेन देन में पैसा ले रहे हैं, शैया देने के लिए वो पैसा ले रहे हैं, यानी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब अजीब बात यह है कि तेजस्वी सूर्या वो 205 कर्मचारियों में सिर्फ वो 17 लोग मिले जो मुसलमान थे, यानी कि इस संकट के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी शर्म नहीं है कि वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति करने से बाज नहीं आ। बाद में पुलिस की जांच में वो 17 लोग निर्दोष पाए गए, और ये कम से कम एक सुकून की बात है कि 1 या 2 दिन के बाद वहां की जो महानगर पालिका है उसने उनको वापस काम पे रख लिया, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि शायद उनको काम ही नहीं मिलता उसके बाद। और ये तेजस्वी सूर्या के मुंह पे एक तमाचा है, क्योंकि आप संकट के समय में जो कर्मचारी दिन रात अपनी अपनी जान की बाजी लगा के, मैं कहूँगा, वो लोगों की सेवा करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि सरकारें तो कुछ कर नहीं पा रही हैं, लेकिन जो चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, ये मानना पड़ेगा कि इस समय वो अपने ऊपर बोझ लेके, जरूरत से ज्यादा बोझ लेके और अपनी पूरी क्षमता के साथ लगे हुए हैं, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारियों को जाके उनके मनोबल को तोड़ना, क्योंकि जब वो तेजस्वी सूर्या वहां गए कोविड कंट्रोल कक्ष में और उन्होंने ये हंगामा किया, तो उसके बाद 2 दिन तक ऐसा बताते हैं कि कई कर्मचारी काम पे ही नहीं आए, यानी उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया जो चल रही थी उसको उसको वहां पे जाके अव्यवस्थित कर दिया। और कायदे से तो उनके ऊपर आप छोटा मोटा कहीं पे कोई धरना कीजिए तो कई बार ये व्यवस्था आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कर देती। और मुझे ये नहीं मालूम कि बेंगलुरु की पुलिस ने, वहां की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने तेजस्वी सूर्या के खिलाफ
सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। लेकिन ये बहुत शर्मिंदा करने वाली घटना है हम सभी के लिए कि हमारा एक सांसद, जिसका कोई जमीनी अनुभव नहीं है, वो चुनाव जीत के सांसद बन गया है सिर्फ अपने सांप्रदायिक वक्तव्यों के कारण। वो जाके इस तरह से वहां पे हंगामा करता है और जो कोविड से निपटने के लिए जो कुछ भी प्रयास चल रहे हैं उनमें बाधा डालता है। और वो जो आरोप लगा रहा है वो सही भी नहीं पाएगा। वो उन सारे लोग निर्दोष पाए गए और उनको काम पे वापस रख लिया गया। तो ऐसे लोगों की जवाबदेही तय होनी चाहिए जो बिना वजह इस समय कुछ मदद करने के बजाय लोगों की इस व्यवस्था की। अरे भाई, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम घर पे बैठिए। जो काम हो रहा है उसको आप अव्यवस्थित क्यों कर रहे हैं? और जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, खास करके सांप्रदायिक राजनीति, ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जनता सांप्रदायिक नहीं है, ये तय है। तेजस्वी सूर्या के ने जो किया उसके खिलाफ बेंगलोर की जनता ने बोला है। प्रोफेसर रामचंद्र गुहा से लेके तमाम वहां के नागरिकों ने उनकी भर्त्सना की है जो उन्होंने किया उसके लिए। और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में आज हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि अयोध्या जिले में एक ऐसा गांव है जहां हिंदू आबादी है, एक मुस्लिम परिवार है, लेकिन 7-8 उम्मीदवार होते हुए भी जो बाकी सब हिंदू थे, एक मुस्लिम को वहां के लोगों ने अपना ग्राम प्रधान चुना। तो जनता तो मिलजुल के रहना चाहती है, लेकिन ये नेता लोगों को बांटना चाहते हैं और संकट के समय में भी ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनको इस समय समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो उसमें से ईमानदार लोग हैं, कौशल किशोर जैसे, ब्रजेश पाठक जैसे, या अन्य जो विधायक हैं जो अपनी आवाज मुखर कर रहे हैं, वो तो उनके अंदर छटपटाहट है, क्योंकि वो लोगों को बिना किसी मदद के मरता हुआ देख रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के, बिना अस्पताल में भर्ती हुए, और वो कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे, जो सरकार की कमी को मानने को तैयार नहीं। वो औचक निरीक्षण करते हैं, लेकिन उनका जो फोटो अखबार में छपता है उससे आप बता सकते हैं कि वो जो उनके दौरे हो रहे हैं वो सिर्फ अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लगातार सक्रिय हैं। योगी आदित्यनाथ का एक भी फोटो अस्पताल में जाके मरीजों का हालचाल लेते हुए नहीं आया। वो आपको किसी गांव में जाके जो है लोगों से बात कर रहे हैं, जहां आपको सब कुछ व्यवस्थित दिखाई पड़ेगा, लोगों के चेहरे पे मास्क है, हाँ वहाँ पूरी सफाई है। गांव में ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो ये जो सरकार का दुष्प्रचार हो रहा है, क्योंकि सरकार कोविड को निपटने में ठीक से अपना प्रबंधन नहीं कर पा रही है, वहां इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अभी पार्टी के छवि निर्माण के काम में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि वो जाके कुछ मरीजों की मदद करें। जो रक्षा विभाग लखनऊ में अस्पताल बना रहा है, उस बनते हुए अस्पताल को देखने के लिए 2 बार गए योगी आदित्यनाथ, लेकिन मरीज जहां भर्ती हैं उस अस्पताल में नहीं जा रहे हैं मरीजों का हालचाल लेने। अरे भाई, आपको अगर जनता की इतनी ही फिक्र है कि आप दिखा रहे हैं कि गांव का दौरा कर रहे हैं, तो लोगों के बीच में आप क्यों नहीं जा रहे? आखिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खतरा उठा के भी, अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों के लिए राहत का काम कर रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि शमशान घाट पे, जबकि मरने वालों के रिश्तेदार उनका दाह संस्कार करने को तैयार नहीं है, तो स्वयं सेवक दाह संस्कार कर रहे हैं। मुस्लिम नौजवान हिंदू रीति से दाह संस्कार कर रहे हैं। तो इस तरह के भी उदाहरण आपको मिल रहे हैं। लोग, एक हमारी बहन है लखनऊ के अंदर, जो अपनी गाड़ी से
फ्री एम्बुलेंस की सेवा दे रही है। वर्षा वर्मा शायद उसका नाम है, उसको अभी कल यहाँ की मेयर ने सम्मानित किया है। तो वो और कुछ नहीं, अपनी गाड़ी में मुफ्त में जो जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनको अस्पताल से शमशान घाट पहुंचा रही है, क्योंकि एम्बुलेंस वाले जो हैं, निजी एम्बुलेंस वाले, वो इस समय बहुत पैसा ले रहे हैं। और अजीब बात यह है कि योगी आदित्यनाथ हो या अरविंद केजरीवाल हो, वो एम्बुलेंस कितना पैसा ले सकती है इसकी सीमा तय कर रहे हैं। अरे भाई, आप सीमा क्यों तय कर रहे हैं? आप सरकार की तरफ से मुफ्त एम्बुलेंस सेवा क्यों नहीं लोगों को इस समय आप उपलब्ध करा रहे हैं? जिस तरह से आपने कहा है कि इलाज मुफ्त होगा कोविड का निजी अस्पतालों में, तो लोग इस समय परेशान हैं, आप उनको मुफ्त एम्बुलेंस सेवा क्यों नहीं देते? पाकिस्तान में एक ईदी फाउंडेशन जो बहुत पहले से एक ऐसी एम्बुलेंस सेवा चला रहा है, जो फोन करने पे 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाती है और फ्री सेवा है। उसने भारत सरकार को लिखा कि कहिए तो हम अपनी पूरी गाड़ियों का एक काफिला लेके आ जाए और हम अपने पूरे कर्मचारी लेके आएंगे, खाने पीने का इंतजाम करके आएंगे, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं होगा, आप बताइए हमें कहाँ जाके सेवा करनी। और भारत सरकार ने उनकी मदद नहीं ली। आपने उनकी मदद नहीं ली, ये बात ठीक है, आपकी राजनीति है, आप पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं, लेकिन कम से कम ईदी फाउंडेशन जिस तरह की सेवा पाकिस्तान के अंदर कर रहा है उससे तो सबक लीजिए। आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप को दुनिया का सामाजिक काम करने वाला सबसे बड़ा संगठन बताता है। आज तक आरएसएस ने ईदी फाउंडेशन जैसी एम्बुलेंस सेवा क्यों नहीं शुरू की इस देश में? ये एक बड़ा सवाल। तो सरकार कम से कम सबक लेके एक मुफ्त एम्बुलेंस की सेवा ही अगर उपलब्ध करा देती लोगों को तो बहुत राहत मिलती। लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और टीका जो कोविड का है, इस पे पहले भी मैंने बात रखी है, लोगों को मुफ्त मिलना चाहिए, लेकिन उसको निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है, निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है जो पैसा लेके टीका लगाएंगे। ज्यादातर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया है, राज्य सरकारें उसको मुफ्त लगवाने की बात कर रही हैं, लेकिन टीके ही नहीं है, टीकों का उत्पादन नहीं हो रहा है, तो टीके लगेंगे कहाँ से? तो केंद्रीय सरकार जिसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि 150 रुपए में जैसे वो पहले खरीद रही थी उस दर पे सीरम और बायोटेक कंपनियों से टीका खरीद के, बल्कि और भी कंपनियों से टीका बनवा के उसको उपलब्ध कराती राज्य सरकारों को कि वो अपने यहाँ 18 साल से ऊपर वालों को भी लगवाएं सबको मुफ्त में। ये न करके जब सर्वोच्च न्यायालय में ये बात होती है, इस पे सवाल खड़ा किया जाता है, तो वो कहती है कि नहीं हमारी नीति सही है। और अगर न्यायालय इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करेगा तो इसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। सारा देश देख रहा है कि किस निर्लज्जता के साथ नरेंद्र मोदी दो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक, इन्होंने उनको छूट दे रखी है कि वो अपने टीके का रेट खुद तय करेंगे, जबकि इसी देश में पोलियो के निराकरण के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान हुआ, चला, सबको टीके लगे, इसमें किसी निजी क्षेत्र को आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पे निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक नीति बनाई गई है और वो अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमने जो किया वो ठीक किया, जिस तरह से वो अपने सारे निर्णयों के बारे में बोलते हैं, नोटबंदी से लेके और तालाबंदी तक। तो इस तरह की सरकार है, क्या कहा जाए, जो एकदम संवेदनहीन है, जिसको जनता की परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में उसे अच्छा जवाब मिला है। ममता बनर्जी ने एक करारी हार भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि उन्होंने कोई सबक सीखा है और अभी भी वो जन विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। और देखना है कि अब इस देश का निजाम कब बदलता है ताकि यहाँ पे कुछ
जनता के पक्ष में, जनता के हित में काम करने वाले लोग आए और इस देश की व्यवस्था सुधरे, आम लोगों को कुछ राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।